बड़े बड़े दो नामों को इनको वो जमीन देनी है, इसलिए बस्तर की खूबसूरती खत्म कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं। अडानी अंबानी का क्या संबंध वहाँ पे। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं फर्स्ट ईयर में 79-80 में गया हूँ, तो बिजली को देखा हूँ और शहर को देखा हूँ। उसके पहले हम शहर को देखे ही नहीं थे। आपने तय किया कि मुझे विधायकी करनी है। मुझको विधायक बनना है, दुनिया की कोई ताकत मुझको रोक नहीं सकती। भाजपा जो है ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। मैं विधानसभा के सदन को झांकूंगा नहीं। शिक्षक जमीन पर उतर कर आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध व्यक्त करते हैं। शराब से जो जीवन है वो खराब हो रहा है। अपनी जो चीज़ पसंद है वही लेके आता है। देखिए, किसी की कोई नौकरी नहीं जा रही। जो चाहे आप अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले लीजिए, इनका भी तो परिवारवाद से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रहे हैं। केंद्र की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कठपुतली हो चुकी है केंद्र सरकार की। वोट चोरी वाला मुद्दा लगातार, इसको लेकर यात्राएं भी हो रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो पर्याप्त सबूतों के साथ लगाए जा रहे हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ नापुंज। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने शिक्षक से लेकर मंत्री तक का ये सफर तय किया है। कैसा ये सफर रहा, कितनी मुश्किलें आई, क्या संघर्ष इन्होंने झेला, कहीं ना कहीं अगर मनोबल टूटा है तो कैसे अपने आप को फिर से खड़ा किया। युवाओं की प्रेरणा बने, भावुक गायक है, दूरदर्शी सोच है इनकी। उनसे आज आपको मिलवाने जा रही हूँ और खास सारी चीजें जानेंगे कि अगर आप कोई फैसला कर लेते हैं तो उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है और उसको अपना सपना अगर कहीं देखा है तो साकार कर लेना है। हमारे साथ और कोई नहीं, मैं शुरुआत में बता चुकी हूं, एक शिक्षक जो मंत्री बन चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं, टंकराम वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जी शो में। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर, मैं लगातार चूंकि जोर दे रही हूँ एक शब्द पर, वो है शिक्षक। कहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ सीखना है तो उनके बेशक माता पिता घर में कुछ भी सिखाए, लेकिन अच्छा इंसान एक बच्चे को सिर्फ वही बना सकता है अगर कोई एक अच्छा शिक्षक हो। और वो शिक्षक बनने से, होने से आपका मंत्री बनने तक का ये सफर तय कैसे किया, कैसे सोचा कि मुझे मंत्री बनना है? मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। बलौदा बाजार शहर से 11 किलोमीटर दक्षिण में मेरा गांव है चांपा। और चांपा एक बहुत छोटा सा गांव है, पिछड़ा हुआ गांव, और मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और गांव में ही पला बढ़ा हूं। प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल की शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा मैंने गांव में ही आसपास में ग्रहण किया है। तो गांव में, गांव परिवेश में रहे हैं तो गांव में एक सामूहिकता की भावना, सामाजिकता की भावना, भाईचारे की भावना कूट कूट के भरा रहता है। आज थोड़ा सा बदलाव आया है, पर जिस समय हम बात कर रहे हैं, माने 1962 का मेरा जन्म है, तो उस समय लोगों में काफ़ी अपनापन था। तो गांव में हम रचे बसे हैं, तो गांव में जो भी कार्यक्रम होता था उस सब कार्यक्रम में हम सामूहिक रूप से उसमें भाग लेते थे। और जब हम होश संभाले, थोड़ा सा समझने लायक हुए, हम जब हाई स्कूल गए तो मन में ये भाव उठता था कि मैं कोई अच्छा काम करूं, अपने साथियों को अच्छा काम में लगाऊं। लीडरशिप की भावना मेरे हाई स्कूल में आ गया था। तो मैं हाई स्कूल में भी अपना वहाँ पे मैं अध्यक्ष बना और गांव में जो भी खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाचा गम्मत होता था, रामायण होता था, उसका भी अगुवाई मैं करता था। फिर 83 में मेरा शिक्षक पद पे चयन हुआ। शिक्षक में आने के बाद मेरा काम का दायरा और बढ़ गया। मैंने सभी क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो खेल कूद है, गांव के कार्यक्रम हैं, और सभी में मैं काम किया। फिर एक मन में भाव था शुरू से ही कि मैं लोगों की सेवा करूं, केवल शिक्षा की नहीं, मैं लोगों की सेवा करूं, गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूं, समाज की समस्या को, और लोगों की जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, उसको जानूं, समझूं और कैसे इसका निदान होगा, ये भाव मेरे अंदर था। और शिक्षक पद में रहते रहते मैं 93 से फिर मैं डिप्यूटेशन में काम करने लगा, विधायक, सांसद, मंत्री इनके साथ। तो इनके साथ रहते रहते मैंने क्षेत्र के विकास के ऊपर फोकस किया और मैंने अपने बलौदाबाजार विधानसभा में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, वहाँ मैंने बहुत काम कराया।
इसी बीच मेरे यहाँ पिताजी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। आज जो कुछ भी हम में जो विचार हैं उन्हीं का देन है। तो 2008 में हमने स्वर्गीय स्वर्ण चंद्र वर्मा स्मृति फाउंडेशन के नाम से एक हमने संगठन बनाया। उस संगठन से हमने राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा को निरंतर हमने हर साल जगह जगह बड़ा बड़ा आयोजन किए और लोगों के बीच काफ़ी उससे हमारी लोकप्रियता मिली। लोग हमको भागवत वाले या राम कथा कराने वाले के रूप में जानते हैं। और गांव में जैसे 200 गांव आते हैं अपने विधानसभा में, तो मैं 200 गांव में बराबर भागवत कथा राम कथा में हमेशा अटेंड करता था और स्पेशली बुलाते थे कि राम कथा में स्पीच देने के लिए आधा घंटा 1 घंटा के लिए, और मैं बच्चों की संस्कृति संस्कार और धर्म इसके ऊपर मैं हमेशा स्पीच देता था। कॉलेज में भी हाई स्कूल में भी मैं जाया करता था स्पीच देने कि भई हमारे जीवन में शिक्षा तो ज़रूरी है, पर शिक्षा से पहले हमारे जीवन में संस्कार ज़रूरी है, क्योंकि हम शिक्षा के बल पे आगे बढ़ते हैं और जब हमारे अंदर संस्कार नहीं होती तो हमारा नीचे में फिर गिरना होता है। तो मैं इस विषय पे काफ़ी अच्छा व्याख्यान देता था और जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, चाहे नए वर्ष का, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का, बड़े-बड़े जो जयंती है, सबको मैं बड़ा व्यापक स्तर पे मनाता था। लोगों को हमेशा मैंने जोड़ने का काम किया है, युवाओं को और हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको, महिलाओं को जोड़ने का काम किया और गीत संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से मेरा दायरा बहुत बड़ा हो गया। मैंने लगातार 2008 से लेकर के ये चुनाव अपना 2023 तक लगातार चला। तो और इसी बीच मैंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा है। 2019 में मैं वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद तुरंत मैं तिल्दा से, जो रायपुर ज़िले में आता है, बलौदा विधानसभा, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा और वहाँ के चुनाव में एक तरफा जीता, क्योंकि मेरे पहुँच माने जन जन तक था। जिस गांव में गुजरता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहचानेंगे, वो सब महिलाएं भी बोलती है, बच्चे भी बोलते हैं कि टंकराम जा रहे हैं। तो इतना हो गया था। फिर मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने इस रायपुर ज़िले का ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर 2023 जो चुनाव आया उसमें मुझको टिकट दिया और लोगों ने काफ़ी वोटों से जिताया। बलौदा विधानसभा में अभी तक 2500-3000 से लोग जीतने हारने का अंतर रहता था, लेकिन मैं जीता हूँ यहाँ पे 14,500 वोट से, तो काफ़ी अंतर रहा। और मैं पहले ही बोल दिया था कि मेरे से क्या बोलते हैं, वो नशा वाला जो बांटते हैं और पैसा बांटने वाला 2 काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं उस विचारधारा से जुड़ा भी नहीं हूँ। तो लोगों ने वाकई में बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया और बिना ये सब क्या बोलते हैं, शराब बाँटे, पैसा बाँटे बिना मुझको सब एक तरफा वोट दिए। तो लोगों का बहुत प्यार था। अगर गद्दी पे बैठा हुआ आपको सिर्फ मंत्री दिखाई देता है तो उसके पीछे का संघर्ष भी आप देखिए, कैसे वो पैदल चला है, कैसे उस समय तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं उसने देखा है और उसके बाद उसको ये सफ़र मिला है, उसके बाद वो आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो उस समय कुछ ऐसी दिक्कतें आपको भी आई होंगी? देखिए, मैं लगातार संघर्ष करते रहा हूँ। मेरा रूटीन था कि मैं यहीं रायपुर से ही आना-जाना करता था। मैं यहाँ से ठीक 10 बजे निकल जाता था और रोज़ाना कर रहता था कि मैं 11-12 बजे आता था। ये मेरा दिनचर्या था और 12 बजे आने के बाद फिर खाना खा के सोता था मैं। तो हमने गाँव में बहुत से काम कराए, युवाओं के बीच भी, महिलाओं के बीच भी, और मैं फ़ोकस इसी पे किया, एक तो धार्मिक काम पे और दूसरा सामाजिक काम, तीसरा गांव के विकास, लोगों की समस्याएं, इन पे फोकस किया। और जितना बन पड़ा, मैं कुछ न रहते हुए भी मैं शासन की योजनाओं को वहाँ तक ले गए, गांव तक। तो लोगों को लगता था कि जब कुछ नहीं है तो इतना काम हो रहा है, जिस दिन बन जाएंगे वो दिन कितना काम होगा। तो जिस दिन बन गए उस दिन एक काम जो आपको लगता है मैंने सोच ही लिया था कि आज कुछ नहीं हूँ तो ये इतना सब करूँगी कि जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, एक काम मैं सबसे पहले करूंगा तो जनता के लिए, आपने वो क्या किया? मेरे तो सपने इतने सारे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे इसको बलौदा बाजार को एक नया मॉडल विधानसभा दिखे, ये मेरा सपना है और दृढ़ इच्छा शक्ति है और मैं पूरा करके ही रहूँगा। मैं जब खेल विभाग मुझको दिया तो हमारे बलौदा जिला जो है खेल में बहुत पीछे है, तो खेल में आगे लाने के लिए मैंने बहुत से काम किया। वहाँ पे एथलेटिक ट्रैक का
निर्माण शुरू हो गया 7.5 करोड़ का, और एक मल्टीपर्पज़ हॉल जो बनना है 15.5 करोड़ का, वो तो वहाँ होने से सुविधा हो जाएगी, वो खुलेगा। और बलौदा बाज़ार से रायपुर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, आप कहीं देखे होंगे। तो मेरा वो था कि यहाँ पे 4 लेन होना चाहिए, तो 4 लेन की स्वीकृति मिल गई। वो भी 4-6 महीने में, बड़ा काम है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा शुरू में। वैसे ही मेरा सुहेला है जो सेंटर पड़ता है बलौदा और तिल्दा के बीच में, मैंने वहाँ के लिए भी मल्टीपर्पज़ हॉल एक 5 करोड़ का स्वीकृत करवाया। और तिल्दा के लोग हमेशा कहते थे कि विधायक बलौदा बाज़ार से बनते हैं पर तिल्दा का अनदेखी कर देते हैं, तो हमने वहाँ भी एक मल्टीपर्पज़ हॉल 7 करोड़ का, वहाँ भी काम चल रहा है, वो शुरू करवा दिए। और अभी ऑडिटोरियम का 5 करोड़ का स्वीकृति दिलाए हैं। तो मेरे मन में बहुत सा चीज़ है। तिल्दा में बाईपास रोड बनना चाहिए। तिल्दा इतना ट्रैफिक रहता है शहर के अंदर, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कंपनी की शहर के अंदर से जाती है, तो दुर्घटना की संभावनाएँ बहुत रहती है और दुर्घटना होती भी है। तो मेरा सपना है कि वो जल्दी से ये बन जाए, अपना बाईपास रोड। बलौदा बाज़ार में एक बाईपास रोड चाहिए, सारे सीमेंट फैक्ट्री वहीं हैं, तो ये सब बजट में आ गया है। तिल्दा एक बाईपास, रिश्दा बाईपास रोड है, उनका स्वीकृति आदेश जारी हो गया है। तो काम अच्छा चल रहा है और छोटे-छोटे काम तो चलते रहते हैं। गाँव में सीसी रोड है, नाली निर्माण है, तो रंगमंच चाहिए, तो ये सब चिल्हर काम चलते रहता है। पर बड़ा काम दिखने वाला, जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो, आम लोगों का फ़ायदा हो, ऐसे काम पर भी हम जो है फ़ोकस कर रहे हैं। और मैं तो बहुत काम करना चाहता हूँ। जब एक पुरुष साकार हो जाता है, तो एक महिला का हाथ पीछे ज़रूर रहता है। तो आपके इतने मतलब फ़ेमस आप इतना हो गए, सब कुछ आपको मिल गया, सपने साकार हो गए। कौन-सी महिला है, माँ है, बहन है या धर्मपत्नी है जिनका हाथ कहीं न कहीं आपके साथ रहा है? मुझको ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जितनी महिलाएँ हैं, हाँ। सबका बड़ा आशीर्वाद रहा है। जैसे रिज़ल्ट जो है काउंटिंग चल रहा था, तो उस समय मैं 11,000 से पीछे था। तो सब कोई मान लिए थे कि ये हार रहा है। 11,000 को कोई कवर नहीं कर सकता। तो महिलाएँ जो टीवी देख रही थी बताते कि हम लोग खाए पिए नहीं थे, सबके यहाँ रोना-गाना शुरू हो गया था। जबकि मैं तो साइलेंट बैठा था, हार या जीत 2 में से एक हमको होना है। ये हम मान के चल रहे थे कि भई अब हार जाएँगे तो भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हो ही है। तो इतने मतलब मेरे को अपने बिल्कुल बच्चे की तरह, भाई की तरह महिलाएँ मानती हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग चिंता कर रहे थे। तो महिलाओं का मेरे मेरे जिताने में महिलाओं का ज़्यादा योगदान है। मैं आज भी कहता हूँ, क्योंकि महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित है हमारी कथा से, हमारे भजन से। तो कोई ऐसी एक चौपाई आपको लगता है कि जीवन का सार है? जीवन का सार तो सब हम गाते जो है ना, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वाह! अच्छा, जब आप शिक्षक थे, तो आप बहुत सारी समस्याओं से कहीं न कहीं जूझते होंगे, एक शिक्षक होने के नाते। तो आज के शिक्षक भी उसी कई समस्याओं से जूझते होंगे, तो आपको लगता है वो लगातार जो है समस्याएँ हमारी सरकार दूर कर रही है, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपकी तमाम समस्याएँ दूर हो जाएँगी? मैं जब शिक्षक था तो मैं स्कूल पर ही ध्यान देता था। अपनी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। मैं कई लोगों को बोलता भी था, हमको कितना वेतन मिल रहा है, डीए बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा। ऐसा बहुत लोग कैलकुलेट करते थे बैठ के, तो मैं बोलता भी था, ये क्या करते हो यार, ये जो मिलेगा सो मिलेगा, अपन तो पढ़ाने के लिए हैं यहाँ पे। तो आप मानेंगे नहीं, मैं नौकरी किया और मेरा डिप्टेशन में पहले बार मैं दिल्ली गया। तो मैं जब दिल्ली गया तो 2000, हाँ 2000 में ही हुआ, माननीय रमेश बैस जी के साथ गया। तो जब वहाँ डिप्टेशन होना था तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपका पे स्केल क्या है। तो पहले बार सुना कि पे स्केल क्या होता है। मैंने इतने 83 से मैं सर्विस कर रहा था, लेकिन कभी अपने वेतन पे ध्यान नहीं दिया कि पे स्केल क्या होता है। फिर मैं गया वहाँ पे सेंटर में, बोले मेरा पे स्केल क्या है पूछ रहे हैं। तो बताया कि ये पे स्केल होता है। मैं जो मिल जाता था वही पैसा ले लेता था। कभी वेतन के ऊपर मैं कभी बहस नहीं किया कि कितना पैसा मिलता है, क्या होता है। तो मैं अपने वेतन के बारे में भी नहीं जानता था कि स्केल कितना होता है, डीए कितने मिलता है, चिकित्सा भत्ता कितना मिलता है, नहीं जानता था।
आपके अपने विचार हो गए। ऐसा देखा जाता है अमूमन कि स्कूल्स टूटे हुए हैं या बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो भी कहीं न कहीं स्थितियाँ रहती हैं। देखिए आज के समय में काफ़ी अपडेट हो गए हैं स्कूल जो है, काफ़ी। हम लोग पढ़े हैं तो पुराने स्कूल में पढ़े हैं जिसमें खपरा रहता था और 2-3 कमरे होते थे, 2 शिक्षक होता था, आने-जाने के साधन नहीं थे। एक बार बस्ता लटका के जाते थे, 10-11 बजे जाते थे, शाम तक भूखे रह जाते थे। फिर आते थे, 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, फिर जब हाई स्कूल गए तो 7 किलोमीटर जाते थे पैदल। तो और उस समय हमारे यहाँ ना बिजली था, ना सड़क था। हम तो पहले बार बिजली को जब हम कॉलेज में गए तो पहले बार बिजली देखे कि ऐसा भी होता है। जबकि मेरा गाँव 11 किलोमीटर में है ना, तो हम बिजली को जो है जब फर्स्ट ईयर में गए, माने मैं फर्स्ट ईयर में 79-80 में गया हूँ, तो बिजली को देखा हूँ और शहर को देखा हूँ। उसके पहले हम शहर को देखे ही नहीं थे। तो ऐसे गाँव में हम पढ़े हैं और कंडील से और चिमनी से पढ़ाई करते थे। अरे फिर भी आपने कितने युवाओं का जो है भविष्य साकार किया है। कोई ऐसा स्टूडेंट आज तक आपको मिला है जिसको आपने पढ़ाया और आज अच्छे मुकाम पर हो? बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे-अच्छे पद में हैं। एक ही हमारे यहाँ एडिशनल कलेक्टर है जो विशेष सहायक है। वाह! हमारे यहाँ पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं और बहुत से हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे कहीं न हैं। कहीं गौरवान्वित करवाते जी, हैं। जी। हाँ, बहुत अपने पढ़ाए बच्चे वैसे मैं बहुत कम समय पढ़ाया हूँ ना। हाँ, मैं 83 से 93 10 साल बस रहा हूँ। उसके बाद पूरा समय मैं नेताओं के सेवा में, साथ रहा हूँ, हाँ। तो ज़्यादा उतना वो नहीं है। अच्छा ऐसा बीच में आप भी जानते हैं क्योंकि आप एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट रहे हैं काफ़ी बड़े शहरों के। तो क्या आपको लगता है कि जो करीब मेरे रिश्ते वहाँ पर बने, वही मुझे फ़ायदा है जो आगे दिलवाता चला गया? अ, संपर्क में सबके साथ सबसे परिचय था। बहुत 93 से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ काम किया हूँ। तो अभी का जो चुनाव आया है, 2023 में जो हमको टिकट मिला है, इसमें पूरे प्रदेश के नेताओं का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है और सबके आशीर्वाद से ही टिकट मिली है और हम तो कल्पना नहीं किए थे कि मंत्री बना देंगे। लेकिन जी ये था कि विधायक तक तो पहुंचना ही है। विधायक तक जाना हमारे हाथ में है, मतलब टिकट मिलेगी तो हम जीत के दिखाएंगे, पर मंत्री बनना ये हमने कभी सोचा नहीं था। और हमारे नेताओं ने ये जिम्मेदारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेता ने, सब ने मिल करके। तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और बस मन में ये रहता है कि जो जिम्मेदारी दी है उसको थोड़ा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक कुछ अच्छा करके दिखाएं, ये मन में रहता है। 1993 में जब आप बता रहे हैं कि मैं आगे कहीं न कहीं शिक्षक की दुनिया छोड़कर जब आगे मैं बढ़ता हूँ, तो तमाम नेताओं के साथ घुलने-मिलने लगता हूँ। क्या उस समय आपने तय किया कि मुझे विधायकी करनी है, मैं मन में संकल्प था मेरा, कि करना है? मेरे को एक दिन बन के रहना है विधायक। तो हमारे युवाओं को ये समझाइए ना कि कैसे संकल्प जो है साकार कर लेना होता है? देखिए, संकल्प से सिद्धि तक ये हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मूल मंत्र है और मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, यदि हम पूरी ताकत उस दिशा में हम झोंक दें। हमको सोते, बैठते, जागते, उठते वो हमको वो लक्ष्य दिखना चाहिए जो हम अ, जिसके लिए हम सपना बना कर के रखे हैं। और मैं बता रहा हूँ, आज सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ कि 93 जब मैं विधायक के साथ था, उस समय मैंने तय कर लिया था कि मुझको विधायक बनना है, दुनिया की कोई ताकत मुझको रोक नहीं सकती, मेरे रास्ते में कोई आड़े नहीं आएगा और मैं विधानसभा के सदन को झाँकूँगा नहीं, सीधा मैं सुनने नहीं जाऊँगा, मैं बोलने जाऊँगा। आप नहीं मानोगे, 93 से मैं विधानसभा रेगुलर जा रहा हूँ, लेकिन कभी सदन को झाँका नहीं मैं। कभी सब जाते हैं ना, दर्शक दीर्घा, प्रतिष्ठित दीर्घा, हाँ। अध्यक्ष दीर्घा, मैंने कभी गया ही नहीं। मैं तय कर लिया था कि सुनने नहीं जाऊँगा, बोलने ही जाऊँगा। आप सोच लीजिए 93 से और 2018 तक रेगुलर गया हूँ, पर इस विधानसभा के अंदर कुछ झाँका तक नहीं था। तो मेरा संकल्प था कि जाऊँगा तो बोलने जाऊँगा, सुनने नहीं जाऊँगा। और मैं सारा चीज़ पूरी ताकत मैं का झोंक दूँगा और मैंने पूरा ताकत झोंका। रात दिन क्या होता है मैं नहीं जाना, बस लोगों का काम करना है, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता था। एक दिन में 5 गाँव 7 गाँव तक का दौरा करता था मैं।
माने कोई निमंत्रण दी, इसके छठी है, इसके यहाँ मरी है, यहाँ रामायण है, यहाँ भागवत है, यहाँ डांस प्रतियोगिता है, यहाँ गणेश बिठाएं, यहाँ दुर्गा बिठाएं, कभी कोई कार्यक्रम को मैं छोड़ा नहीं। इतना मथ डाला था मैं। लेकिन जैसे बच्चे आजकल सिर्फ एक पेपर देते हैं और पेपर में मान लीजिए हार गए और उसी को इतना प्रभावी अपने मस्तिष्क पे कर लेते हैं, अपनी अपने आजकल के जीवन में कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं अपना जीवन उनको लगता है समाप्त कर ले तो ये ज़्यादा आसान है, ना कि उसको आगे बढ़ाते हुए उसको संकल्प की तरह लें। देखिए, हारना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। जीवन में हार और जीत लगा है, पर हार करके चुप बैठ जाना ये गलत है। भाई हार और जीत तो लगा ही हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं मिल लगा। एक मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। 17 बार में नहीं हारा, 18वां बार में आखिर जीत के गया। तो बहुत बड़े उदाहरण है। तमिलनाडु की है ना अंबिका, जो आईपीएस बनी है, 3 बार यूपीएससी में फेल हुई, चौथे बार पास हुई। गरीब एक कांस्टेबल की पत्नी थी। तो ऐसा प्रेरणादायी प्रसंग को पढ़ने से मैं मानता हूँ कि बहुत ऊर्जा मिलता है। हमारे रामायण में इतने सारे जो है सफलता के मूल मंत्र उसमें छिपे हुए हैं। एक सफलता का मूल मंत्र बता दीजिए, रामायण का ही। देखिए, हनुमान जी गए थे वहाँ पे माता सीता की खोज में, चारों तरफ को खोज डाला, एकदम असहाय बैठ गया। फिर सोचने लगा कि अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं मैं, छोड़ के चला जाऊं संसार को, क्या मुंह दिखाऊंगा। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तभी उसके मन में विचार आया, कह रही मैंने तो सारा चीज़ ढूंढ लिया, नहीं मिला, लेकिन एक जगह बचा है, मैं वहाँ जाके देखूं। तो आखिर वहाँ पे गए जहाँ सीता माता को वाटिका में रखे थे। तो अपने को हार नहीं मानना चाहिए। माता सबरी को बोल दिए कई लोग, उसके जो गुरु थे वो बोले कि तुम चिंता मत करना, एक न एक दिन तुम्हारे झोपड़ी में भगवान राम आएंगे। बोले जवानी उसकी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, पर भगवान वहाँ गए नहीं। कई साधु संत बोलते थे कि तुम फालतू बैठी हो, भगवान आने वाला तुम्हारे नहीं है। वो बोले आएंगे एक दिन, भगवान मेरे गुरु बोल के गए हैं। उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, बैठे रहे। अंत में भगवान गए वहाँ झोपड़ी में और उनको दर्शन दिए, उनके जूठे बेर खाए। तो रामायण तो सफलता के मूल मंत्र से भरा पड़ा है। जितना आप पढ़ लीजिए उससे एनर्जी मिलेगा। क्यों भाजपा ही आपने चुना? क्यों कोई और पार्टी नहीं? ऐसी क्या सोच है सिर्फ भाजपा की ही है, किसी और पार्टी की नहीं है? ऐसा ना हो कि भई मैं भाजपा से हूँ तो बता रहा हूँ, या आप अगर दूर भी बैठे होते हैं तो आप अपने घर बैठे भी देख लीजिएगा, इन 2 पार्टियों में ये सोच का फ़र्क है। अगर आप किसी निष्पक्ष आदमी से ही पूछेंगे, जो किसी पार्टी का नहीं है, अगर थोड़ा भी अध्ययन किया होगा तो वो देखेगा कि इनकी इतिहास क्या है, इनके इतिहास में कौन लोग थे, कौन खड़ा करने वाले थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान लोग थे, जिसके जीवन में राष्ट्रवादी की भावना भरी हुई है। और ये पार्टी जो है वाकई में राष्ट्रवादी है। इनका पहला मूल मंत्र है कि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, सेकंड में पार्टी के लिए जीते हैं, और थर्ड में परिवार के लिए जीते हैं। जबकि दूसरी पार्टी जो है अपने पार्टी के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए, फिर तीसरे नंबर में राष्ट्र प्रेम आता है। तो ये फ़र्क है। और जितने नेता हमारे यहाँ पैदा हुए, चाहे हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया केवल राष्ट्र के लिए। तो ये राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्र भाव जो है, राष्ट्र प्रेम जो है कूट कूट के भरा हुआ है। और यहाँ पे इनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं रहता है, ये अपना व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इनकी संस्कृति अलग है भारतीय जनता पार्टी की, जो हम देखते हैं, करते हैं, और सीखने का बहुत सारा चीज़ है इसमें। जब भी हम किसी भाजपा के बड़े चेहरे से मिलते हैं तो अमूमन वो कहते भी हैं कि ये हिंदू राष्ट्र कहीं न कहीं बनाना है। अभी हाल ही में ऐसे गुरु भी हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इनसे सुनते भी हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें कहीं न कहीं बना लेना चाहिए। लगता नहीं है कि शुरुआत से ऐसा बोला जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सिर्फ़ हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो जो दूसरे धर्म हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र शुरू से सनातन धर्म, जिसमें सब समाये हुए हैं, सनातन धर्म सबको साथ लेके चलने वाला, सबके सम्मान करने वाला, सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाला है। धर्मनिरपेक्ष तो संविधान की परिभाषा में धर्मनिरपेक्ष माने हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने पूजा पाठ रीति रिवाज अपने हिसाब से करें, किसी के ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं है। पर हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, और वसुधैव कुटुंबकम की भाव को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव से काम करते हैं। भाजपा जो है
ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, तो धर्म की ज़रूरत है राजनीति में? धर्म तो सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा करना हम सबका भी दायित्व है। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो वो हमारा करेंगे। हमारा जितने भी पूर्वज हैं, ऋषि हैं, साधु संत हैं, देवी देवता हैं, सबका मान सम्मान हम सबको करना चाहिए। राम भद्राचार्य जी से जब हम मिले थे तो उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति दोनों पति और पत्नी हैं, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। तो सच में राजनीति अगर आपको आगे बढ़ानी है तो वो कार्यभार से नहीं, सिर्फ धर्म से बढ़ानी चाहिए। लोगों के जीवन में अगर धर्म है तो राजनीति भी अच्छी होगी। धर्म है तो राजनीति भी अच्छी होगी। धार्मिक उनका सोच रहेगा, सर्वधर्म समभाव, सबको साथ लेके चलने की। मोदी जी इसीलिए मंत्र दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए कहीं न कहीं ऐसा है, धर्म के लिए, राजनीति के लिए धर्म ज़रूरी है। जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जो दूसरी पार्टी हैं, आप दूर बैठ के अगर समझेंगे तो समझ पाएँगे, सारी पार्टी सिर्फ़ अपने परिवार के लिए जीती है और विपक्ष लगातार ये इल्ज़ाम लगाता है, अगर आप कहीं पर भी चाहे सोशल मीडिया देख लीजिए, कोई डिबेट में बैठेंगे तब, विपक्ष कहता है कि सारे जो बीजेपी में लोग हैं, ये हमारी ही पार्टी के तो लोग हैं, तो वहाँ क्यों नहीं परिवारवाद देखते हैं? देखिए, आदमी का विचार जब बदलता है तो अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम इतने प्रभावित हो गए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम और उनके विचार से कि हमको उनको विचार का सम्मान करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपने पार्टी को छोड़ के हम उसी के पास जा रहे हैं। भाई उनके काम से, उनके विचार से लोग प्रभावित हो। अभी देखिए कितने सारे लोग आ गए, तो उनका ये है कि और उनकी पुरानी जो उनकी पार्टी है जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, देखिए कि हमारी पार्टी में न कोई नियम है, न कानून कायदा है, न कोई नीति है, न कोई फ्यूचर है। तो आदमी आएगा ही यहाँ पे, जहाँ जो राष्ट्र के लिए जी रहा है, राष्ट्र काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अभी 11-12 साल में हमारा देश कहाँ से कहाँ ऊंचाई पे पहुँच गया। लेकिन विपक्ष कहता है, चाहे आप अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए या फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले लीजिए या बिहार में जाके सम्राट चौधरी को ले लीजिए, इनका भी तो परिवारवाद से कहीं न कहीं ताल्लुकात रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं कहते हो? सिर्फ़ हमारे परिवार की तरफ कटाक्ष क्यों? नहीं, वो परिवार को अपना छोड़ के तो हमारे परिवार में शामिल हो गया। अब हमारे परिवार में आधार और सिंधिया जी अकेले हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनका तो आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ का सिस्टम और उसके यहाँ बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ देखिए, पहले बूथ का अध्यक्ष बनता है, फिर शक्ति केंद्र, फिर मंडल अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब कांग्रेस में आप हमेशा देखोगे पहले ऊपर बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वो नीचे बनाते बनाते आए। हमारा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक पार्टी है। जब आप शिक्षक थे, उस समय गाँव के हालात और अब उसी गाँव में अगर आप जाते हैं और इस समय जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए गाँव को, क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अभी डॉक्टर रमन सिंह जी जब 15 साल मुख्यमंत्री थे तो उस समय गाँव में काफ़ी काम हुआ। शहरों में अपन यही रायपुर राजधानी की बात करते हैं, देखते हैं कितने बड़े बड़े ओवरब्रिज बने हैं, राजधानी बसा है, देखने लायक बना दिए 15 साल में। लेकिन जो 5 साल का जो गैप हुआ, इस 5 साल में हमने काफ़ी पीछे हो गए। पूरे विकास और निर्माण के काम रुक गए। अब फिर अभी हमारा 20 महीना हुआ है, 20 महीने में परिवर्तन फिर दिखने लगा। बड़े बड़े काम जो हैं, वो चाहे हम NH की बात करें, चाहे रेल मार्ग अभी आ रहे हैं। हमारे बलौदारा में रेल मार्ग पहुँचेगा। तो रेल मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, बहुत मजबूती से काम हो रहा है। और विष्णुदेव साय जी की सरकार ने तो महिलाओं के भाग्य को भी बदल दिया, महतारी वंदन ला के। आज प्रदेश के 70 लाख हमारी जो माताएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है। किसानों को 3100 रुपया 1 कुंटल की कीमत। मैं भी किसान हूँ, मेरा भी 12 एकड़ खेत है। तो किसानों का दर्द समझते हैं। हाँ, रुका हुआ बोनस को दिए। जो लोग खेती का काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास खेती नहीं है, उनको 10,000 रुपया वार्षिक उनके खाते में सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है। तेंदुपत्ता बोनस 4,000 जो मिलता था उसको 5,500 कर दिए। माने आज छत्तीसगढ़ में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। मैं देखा हूँ, आज लेबर भी यदि काम करने जाता है तो बाइक में बैठ के जाता है। वो जो मनरेगा में भी काम करने जाते हैं गोदी खनने के लिए, तो मैं देखा हूँ गोदी खनने के लिए जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ अपने बाइक में बैठ करके जाते हैं। देखिए कितना तरक्की किया है। तो आज लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी 20 महीने में छत्तीसगढ़ में काफ़ी विकास और समृद्धि आई है।
ये युक्तिकरण को भी आप एक बार हमारे माध्यम से समझा दीजिए कि मैं खुद एक शिक्षक रहा हूँ और आपको समझने की ज़रूरत है। मैं शिक्षक होने के बाद किसी शिक्षक के साथ बुरा नहीं होने दूँगा। तो ये समझा दीजिए लोगों के कहीं न कहीं ऐसा बोला जा रहा है विपक्ष जो है भ्रांतियाँ फैला रहा है कि नौकरी चली जाएगी। शिक्षक ज़मीन पर उतर कर आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं विरोध व्यक्त करते हैं। देखिए, किसी की कोई नौकरी नहीं जा रही, जो नौकरी जो मिल गई है वो जाने वाला नहीं है। तो युक्तिकरण जो है बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि जैसे रायपुर शहर है, बलौदाबाजार शहर है, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जो बड़े-बड़े शहर हैं, सब शहर में ही आके ही नौकरी करना चाहते हैं। गांव क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहते। यहाँ एवरेज से ज़्यादा शिक्षक हैं और वहाँ बहुत कम हैं। युक्तिकरण में यही किया गया है कि जो एक जगह ज़्यादा शिक्षक हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी संतुलन बने। तो युक्तिकरण जो है छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में और पालक के हित में और शिक्षा के हित में, सबके हित में है और इसका पालन करना चाहिए। यही हम रायपुर की बात करें तो रायपुर के इस एरिया में, शहर में जितना आप देख लीजिए प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ज़रूरत से ज़्यादा टीचर हैं। और यहीं से आप 25-30 किलोमीटर आगे चल दीजिए, 40 किलोमीटर चल दीजिए तो वो कई जगह आपको एक शिक्षक ही साला मिलेंगे, कई जगह 2 टीचर मिलेंगे। तो ये तो होना चाहिए, संतुलन बनना ज़रूरी है। मतलब आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए और आपको जो है अपने मनपसंद जगह भी चाहिए। हाँ, ये दोनों चीज़ मुश्किल है। भई खाली हो तो बात अलग है, पर खाली नहीं है, आप एक्सेस में रहेंगे। कई लोगों का वेतन जो है ग्रामीण क्षेत्र से निकलता है लेकिन शहर में टिके हैं। तो ये हालात ठीक नहीं है, तो इसीलिए कोई युक्तिकरण लाया गया है और किसी की नौकरी जाने का, कोई स्कूल बंद होने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हर एक शख्स बुरा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छाई तो रहती ही है किसी ना किसी में। तो सारी अच्छाइयाँ अगर भाजपा में है तो एक अच्छाई कहीं न कहीं कांग्रेस में भी हो जो आपको लगता है कि बाकी सब छोड़िए ये शख्स यहाँ पर बहुत सही था लेकिन गलत हुआ इसके साथ। अब देखिए, ऐसा कुछ तो मुझको दिखता नहीं। कोई भी एक पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी चाहे पास्ट से रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे केंद्र की हो, कोई तो एक अच्छा फेस लगा होगा आपको। देखिए, अब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि उनकी संस्कृति ही अलग रही है कांग्रेस की, उनके काम करने के तरीके भी अलग रहे हैं। जब भी सत्ता में आए तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। जैसे मैं पहले कहा कि उनके लिए संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा होता है और हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे लिए तो राष्ट्र बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, बाद में फिर पार्टी के बारे में सोचते हैं। तो इतने लंबे समय तक काम किए हैं, इतने लंबे समय तक राज किए हैं केंद्र में, 60 वर्षों तक। देश में इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएं थी जिसके लिए कितने लोग मरे, खपे। जम्मू कश्मीर जो भारत के एक अभिन्न अंग था, यदि चाहते तो पूरी मेजॉरिटी उनकी थी, तो क्यों नहीं मिला है? राम मंदिर का मसला क्यों हल नहीं किए? 3 तलाक के बारे में क्यों नहीं बोले? वो तो चाहते तो मिनटों में कर सकते थे लेकिन करना नहीं चाहते थे। जब हमारी सरकार आई तो पूर्वजों के जो सपने थे, वो तो आपका भी हमारा सबका सपना था कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही यश लिखा हुआ था और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, पार्टी की भी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि राम मंदिर बने, तो ये सब हुआ है। अब आपने कहा कि मैं जब युवा था ना मैंने संकल्प ले लिया था जब तक पैर नहीं रखूँगा, जब तक मैं विधायकी नहीं पालूँगा। तो ऐसा कोई आपको आज की डेट में लगता है कि ऐसा एक युवा आज भी मौजूद है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है? ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। माय भारत और युवा सांसद, वृहद स्तर पे आयोजन। जब मैं खेल युवा कल्याण विभाग में था तो हमारे यहाँ के बच्चे को बुलाए थे। हमारे बच्चे सिलेक्टेड, छत्तीसगढ़ के 75 बच्चों को हमने पिछले साल भेजा था, जिसमें 3 बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ और प्रधानमंत्री जी रूबरू बात किए उन बच्चों से। तो प्रधानमंत्री जी युवाओं के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं और युवाओं में ताकत है, शक्ति है, विचार शक्ति है, सोच है और आज के युवा काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो हम नहीं सोच सकते वो सोच रहे हैं, तो उनमें
काफ़ी क्षमता है, बहुत आगे ले जाएंगे देश। बस्तर की खूबसूरती की बात चूँकि आपने कर दी, जब उस समय पर किस तरीके से खेल को प्रोत्साहित किया गया था, जहाँ बस्तर के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया था। आज के समय पर विपक्ष लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि बस्तर को खाली करवाने का एकमात्र जो इसके पीछे की वजह है, वो वजह है कि बड़े-बड़े ऐसे अडानी, अंबानी उनके पास तो सिर्फ़ 2 ही नाम हैं। इसी बड़े-बड़े 2 नामों को इनको वो ज़मीन देनी है, इसलिए बस्तर की खूबसूरती ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कोई योजना नहीं है और ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का भला हो। आप बताइए, छत्तीसगढ़ से, बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, वहाँ शांति स्थापित हो रही है, वहाँ विकास के द्वार खुले हैं। जो लोग जीवन में कभी बस को नहीं देखे थे, आज वो बस में बैठ रहे हैं। जो जीवन में कभी वोट क्या होता है, वोट कैसे डालते हैं, उसको देखे नहीं थे, पहले बार वोट डाले हैं। उनके गांव में स्कूल जो बंद पड़ा था वो खुल रहे हैं, बच्चे बस्ता लेके स्कूल जा रहे हैं। बताइए, उनका दिन लौट रहा है। ये लोग कुछ भी बोलते हैं। अडानी अंबानी का क्या संबंध वहाँ पे? वहाँ तो विष्णुदेव साय जी का सपना है कि बस्तर के जो पिछड़े हुए हैं, आदिवासी लोग हैं, जो सारी सुविधाओं से वंचित हैं, सारा सुविधा दें, शिक्षा गए आगे आए, पढ़ें लिखें, नौकरी करें, बड़े जगह में आएँ। ये उनकी सोच है। इसीलिए बस्तर ओलंपिक ही कराया और बस्तर ओलंपिक में अपेक्षा से ज़्यादा 1,65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बताइए, एक रिकॉर्ड बना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उस बस्तर ओलंपिक का उल्लेख भी किया। उसके बाद दूसरा वहाँ पे बस्तर पंडुम एक कार्यक्रम कराया, जिसमें बस्तर की संस्कृति को समेटने का, संजोने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार फोकस कर रहे हैं और धीरे-धीरे नक्सलवाद जो है समाप्त हो जाएगा 2026 के अप्रैल तक। आप अब क्या सोचते हैं कि भई मैं अगर मंत्री बन चुका हूँ, तो उस समय मैंने युवा होने के नाते ये संकल्प ले लिया है। उसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, तो आप भी एक संकल्प किस तरीके से साकार बनाने की ओर ले सकते हैं? मेरा संकल्प ये है कि जो दायित्व मिला है उस दायित्व को अच्छा निभाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें। क्षेत्र में कहता भी हूँ, मैं 5 साल के लिए चुना हूँ। आगे का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 5 साल में इतना काम करूँगा कि मैं जब चला जाऊँगा तो लोग कहेंगे इसको टंक राम ने बनवाया है, या टंक राम ने ऐसा उसके समय में ये काम हुआ है। ये लोग कहें, गाली मत दें कि ये कुछ किया ही नहीं, न युवाओं के लिए न महिलाओं के लिए। और मैं क्षेत्र में बहुत महिला बोल दिया तो बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत किया था महिला सदन। हर महिलाओं के बैठने के लिए जगह होना चाहिए, मनोरंजन का साधन होना चाहिए। तो महिला सदन का निर्माण मैंने करीब 50 गाँव में करवा लिया है। अच्छा। हाँ, महिलाओं के लिए स्पेशल मैं बोला, चाबी इन्हीं के साथ, इन्हीं के पास रहेगा। जिसको ज़रूरत होगा तो अपने कार्यक्रम के लिए लोगे। तो और महिलाओं की जो मंडली होती है, रामायण मंडली, उनको मदद करता हूँ और काफ़ी काम कर तो रहे हैं क्षेत्र महिलाओं में। के लिए एक शराबबंदी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में हर जगह देखने को मिलती है। वो लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए। शराब से जो जीवन है वो खराब हो रहा है। शराब और नशा जो है, ये तो सबके लिए, घर परिवार समाज सबके लिए नुकसानदायक है। और आह्वान करते हैं सबको जागरूक करते हैं कि भैया नशा से दूर रहें, है ना। हम बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो सब्ज़ी तरह-तरह की रहती है, वहाँ पे मछली भी रहता है, मांस भी रहता है, शाकाहारी सब। पर आदमी जो चीज़ पसंद है वही लेके आता है। तो भैया वो हमारे ऊपर है कि हम बाज़ार से क्या लेके आएँगे, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि ये लेके जाओ तुम। लेकिन नशे की तो लत होती है ना, जो नशे कहीं की न कहीं लत लग जो है, जाती है। नशे की लत जो है अब दिनों दिन काफ़ी बढ़ रही है और इससे मुक्ति कैसे पाएँ, ये सबके लिए एक विचारणीय विषय है। काफ़ी लोगों को मैं इस विषय पे बोलता भी हूँ कि कैसे नशा से हमारा परिवार और जितने भी अपराध हो रहे हैं, लूट-पाट हो रही है, मार-काट हो रहा है, इसकी वजह यही है। देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दा विपक्ष ने बना दिया है, वोट चोरी वाला मुद्दा। लगातार इसको लेकर यात्राएं भी हो रही हैं और अभद्र टिप्पणी जो है उन यात्राओं में भी हो रही है। समझना चाहेंगे कि क्या सच में जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो पर्याप्त सबूतों के साथ लगाए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी हार को ढकने के लिए ये तमाम जो है प्रोपेगेंडा है? देखिए, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ये चिल्ला रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी। यदि सबूत है तो लेके आओ यहाँ पे। चुनाव आयोग में क्यों नहीं गए, उसको जाना चाहिए। हाँ।
ये तो देश को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि वोट चोरी कैसा होगा। नहीं, पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तो प्रॉपर एक चार्ट बना के दे दिया था ना, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी थी। उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए, वो तो बुलाए हैं कि आप आइए डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और देखिए धीरे धीरे इसकी जनाधार समाप्त हो रही है, चाहे हम प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें। अब कैसे भी करके अपने अस्तित्व को बनाए रखें, लोगों के बीच बने रहें, इसके लिए कई तरह के ये आडंबर कर रहे हैं। यहाँ भी वैसी करते हैं, कभी क्या यात्रा निकाले थे, एकता यात्रा, क्या एक भारत जोड़ो ऐसा कुछ यात्रा निकाले थे। अरे पहले अपने आप को जोड़ ले, अपने पार्टी को जोड़ ले, बिखर रहा है तब तो भारत जोड़ने की बात करेगा। तो इनके पास कुछ काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है, और लोगों में बस लोगों के बीच भ्रम पैदा करना है। वोट चोरी कैसा होगा ये, हाँ कभी ईवीएम मशीन के ऊपर डालते हैं तो कभी कुछ और बहाना, सीधा सीधा स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा जनाधार समाप्त हो रहा है। और वो ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहे। वही नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी वही है, जब वो जीत जाते हैं तो नहीं बोलते कि ईवीएम खराब था, जब हार जाते हैं तब बोलते हैं कि ईवीएम। चैतन्य बघेल को जिस तरीके से यहाँ पर कस्टडी में लेकर आगे पूछताछ हो रही है, तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की जितनी भी जैसे सीबीआई है या ईडी है, जांच एजेंसियां हैं, वो कठपुतली हो चुकी है केंद्र सरकार की, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि वो जो बोल रहे हैं वो ये गलत बात है। सरकार अपने हिसाब से काम करता है और जो एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से काम करता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कहीं न कहीं गड़बड़ी होगी तभी उसको हिरासत में लिए हैं और उस पे जांच चल रही है। उसमें हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे एक चपरासी हो, अधिकारी हो, नेता हो या कोई हो, कानून तो एक ही हिसाब से काम ट्रीट करेगा। तो वो जो ईडी काम कर रहा है या सीबीआई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं, वो कानून और नियम के दायरे में ही काम कर रहे हैं। इस तरीके की वीडियोस भी वायरल हैं कि बहुत माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है आपके कंठ में, और बेहतरीन आप गाते हैं। तो एक गाना हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है वो दर्शकों तक पहुँचा पाएँ। देखिए बेहतरीन तो नहीं है इसलिए कि मैं नहीं तो थोड़ा प्रोफ़ेशनल माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो है आपके लेकिन जहाँ कंठ भी में। मौका मिलता है बोलते हैं तो हम गा लेते हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया, जय होवै तो मोर छैहा भुइया, जय होवै तो सोत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगाऊं, सोत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगाऊं, सुरजोत माँ करऊं आरती गंगा पाँव पखारऊं, फिर काया फूल चढ़ावं वो मोर धरती मैया, हाय रे मोर छैहा भुइया, जय होवै तोर। वाह! बहुत बेहद खूबसूरत। सर आगे ये भी समझना चाहेंगे, आप चूँकि इसका हाँ, आपने मेरा संकल्प लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मुझे मंत्री भी बना देंगे। अब ऐसे जो 3 मंत्री अभी बने, कइयों को ऐसा था कि मैं ही मंत्री बनूँगा, लेकिन ये 3 मंत्री बन गए। तो ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत लंबा उनका सफ़र रहा था और उसके बावजूद उनको वो मंत्री पद नहीं दिया गया। विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगाता है कि अजय चंद्राकर थे, राजेश मूणत जी थे या फिर अमर अग्रवाल जी थे, इनको भी मौका देना चाहिए था। देखिए हम सब क्या है, कार्यकर्ता हैं और हम सब जो है पार्टी के निर्णय को मानते हैं। पहले बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अनुशासित, मर्यादित पार्टी है। हम नेताओं के निर्णय के हिसाब से काम करते हैं और चाहे प्रदेश नेतृत्व, चाहे केंद्रीय नेतृत्व जो हमको आदेश करता है वो सब हम मानते हैं और उनका निर्णय जो है सिरोधार्य है। और इसमें रैपिड फायर राउंड सर कहीं न कहीं रहेगा। एक चीज़ आप चुन लीजिएगा या फिर कोई एक नाम, बस एक-एक शब्द में हम खत्म करेंगे इसे, ठीक? सबसे ताकतवर नेता आपकी नज़र में कौन है इस समय? देखिए हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे ताकतवर नेता, हम तो देश का, विश्व के लोग मानते हैं। पीएम मोदी ना हो तो पास्ट से अभी तक देखा जाए तो आप किसको मानते हैं बहुत ताकतवर नेता रहे, मेरे आइडियल भी हैं? देखिए भविष्य के बारे में हम तो नहीं, बोल नहीं पास्ट सकते। में सर, पास्ट में। पास्ट में तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
अच्छा, विपक्ष ज्यादा किससे डरता है, पीएम नरेंद्र मोदी से या विष्णुदेव साय जी से? देखिए, विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा डरता है। ठीक है। सत्ता या जनता, पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? पहली जनता है तब सत्ता है, जनता ही न रहे, है ना? तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं। प्राथमिकता हमारा जनता है। भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है आपको लगता है ब- भारत से? हो सकता है। अब भूपेश बघेल की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या थी? देखिए, उन्होंने सबसे पहला तो भ्रष्टाचार ही किया, जितने उन्होंने उसी पे फोकस किया था, सबको ऑफलाइन कर दिए, है ना? रेत पे, कोयला पे, पीएससी पे, बहुत सारा उनका, चाहे हम गोठान की बात करें, तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था अपना छत्तीसगढ़। और यहाँ का पैसा कहाँ गया? लोग बोलते हैं दिल्ली गया। अब देखिए, प्रदेश वही है, संसाधन वही है, आज चारों तरफ विकास। लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? भाई यहीं का पैसा है और यहीं खर्च हो रहा है। ऐसा कौन सा फैसला था जो बेहद मुश्किल था मेरे लिए लेना? नहीं, मुझको ऐसा कुछ तो अभी तक कोई याद नहीं। चलिए, अपने आप आपके निजी जीवन में अगर चले जाएं तो ये फैसला मेरे लिए थोड़ा कठिन रहा था। शिक्षक से मंत्री का सफर तो कठिन नहीं रहा है, फैसला एकदम से ले लिया। नहीं, मैं कहाँ फैसला लिया हूँ? मंत्री बनाने वाले तो हमारे नेता लोग हैं, वो मेरा फैसला। विधायकी वो 93 में आने के बाद कहीं ना कहीं मैंने संकल्प ले लिया। हाँ, वो मेरे दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझको एक बार अवसर मिलेगा तो मैं विधायक बन के ही रहूँगा, कोई हरा नहीं सकता, इतना मतलब लगता था। और पार्टी ने अवसर दिया, और पार्टी के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे मतदाता बंधु सबके सहयोग से मैं जीता। तो जनता के लिए सबसे बड़ा डर क्या है कि भाई मैं इस चीज़ में कहीं ना कहीं नाकामी ना पालूँ, इस तरीके का? आप क्या सोचते हैं कि मेरे लिए ये डर है जो जनता से जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, मुझको थोड़ा-सा ये लगता है, चूँकि मंत्री बन गया हूँ और 3 जिले प्रभार में हैं, तो जितना ज़्यादा समय क्षेत्र को देना चाहिए वो नहीं दे पाता हूँ, वो मैं कभी-कभी फ़ील होता है। घर घर में दे रहे हैं समय? नहीं, घर में भी तो देखिए, राजनीतिक जीवन में आने के बाद जीवन जो है आदमी का परिवार के लिए बहुत कम होता है, वो आदमी सामाजिक राजनीतिक हो जाता है, उनका फुल टाइम जो है इधर ही रहता है। और आप जो बता रहे हैं जिलों में समय नहीं दे रहा हूँ? नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम समय, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कभी धमतरी जाना पड़ जाता है, कभी नारायणपुर, कभी सारंगढ़। प्रभार जिला है, तो मेरा समय बढ़ जाता है। परिवारवाद आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, बीजेपी में नहीं है, हाँ या ना? नहीं, हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ठीक है। इसे इतर रायपुर या दिल्ली आपके लिए कठिन राजनीति अब कौन-सी रहने वाली है? अगर आप राज्य के मंत्री बन चुके हैं, अब क्या लगता है आगे? मैं अभी भी ना पूरी तरह से राजनीतिक सोच मेरे में नहीं है, न कभी सोचने की कोशिश करता तो हूँ। राजनीतिक सोच समझा दीजिए पहले क्या है? देखिए, राजनीतिक सोच में एक आगे कितना लंबा काम करना है, कितना लंबा चलना है, कैसे संगठन में, ऐसा तो मैं तो अभी भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, धार्मिक व्यक्ति के रूप में हूँ। मैं ज़्यादातर कि लोगों का सेवा कैसे करूँगा, कैसे अच्छा बनेगा, लोग कैसे खुश होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगा, कौन-सा काम करूँ, ये मेरे अंदर रहता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि इस काम को करूँगा तो मेरे को कैसे फ़ायदा होगा, मेरा वोटर कितना बढ़ेंगे। ये राजनीतिक सोच है, ये काम करूँगा तो वहाँ से ज़्यादा वोट मिलेगा, वो मेरे साथ नहीं है। कर्म पे विश्वास रखते हैं। हाँ, और लोगों ने आशीर्वाद दिया है। कर्म का ही फल आपको कहीं न कहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप मान लीजिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मतलब तो आप पहला आदेश क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, हम उस तक पहुँचने के मतलब कभी सोचे नहीं थे, तो हम तो आगे सोचते नहीं हैं। अच्छा, शिक्षक से छोड़ के आप जब 93 में आगे बढ़ते हैं, तो कौन-सी एक लत है जो कहीं न कहीं लग गई थी सत्ता में आते ही? देखिए, मेरे अंदर वही था कि थोड़ा लीडरशिप, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, नेतृत्व करूँ, लोगों की बात को सुनूँ, समझूँ, सबका काम करूँ, सब लोग मेरे को पसंद करें, सबके बीच लोकप्रियता बने, ये एक था। और वही धीरे-धीरे मेरे को बहुत आगे ले गया। तो सत्ता कहीं न कहीं लोभ नहीं है? सत्ता का लोभ नहीं है। मेरी जो इच्छा थी कि मैं विधायक बनूँ, लोगों की सेवा करूँ, वो अवसर मेरे को मिल गया। और वर्चस्व का लोभ? नहीं, वर्चस्व का भी लोभ नहीं है, आज भी नहीं है। कठिन फैसला आपसे पूछा तो आपने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई फैसला कठिन नहीं रहा है। कोई ऐसा फैसला जिसने निराशा दी हो? नहीं, निराशा तो मेरे जीवन में कभी आया नहीं, कभी पीछे लौट के देखा नहीं, और मैं कभी निराश, हताश, दुखी हुआ भी नहीं। अच्छा, राजनीति में नहीं होते तो क्या सिर्फ शिक्षक ही रहते हैं या कुछ और भी सोच लिया था? मैं
बहुत बृहद स्तर पे इतना काम करना चाह रहा था कि कम से कम राजनीति में नाम हो, लेकिन काम ऐसा करूँगा कि नाम हो। पर नाम तो मेरा उससे हो ही गया था, राम कथा से। पर मैं उसमें और ज़्यादा काम करना चाह रहा था। कथावाचक होते, राजनीति में ना होते तो। बहुत बढ़िया एक संगीतकार, गीतकार और कथावाचक होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है राजनीति में सबसे करप्ट विभाग कौन सा होता है? देखिए, विभाग कोई करप्ट नहीं होता। विभाग तो सब अच्छे हैं और सब विभाग से हम जुड़े हुए लोग हैं। विभाग करप्ट नहीं होता, ये करने वाला उसके नीयत पे होता है। सबसे पसंदीदा पकवान कौन सा है छत्तीसगढ़ी आपका? अगर यहाँ की जनता भी सुन रही है तो जान लीजिए सर को ये पसंद है। आप चाहे तो ये लेके आइएगा, फालतू गिफ्ट या फूलों पे पैसा मत खर्चिए। देखिए, हमारा तो प्रिय है कि भजिया और जलेबी, इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप बता रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एशियन के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि फूल मत लाइएगा, फूल मुरझा जाते हैं। भजिया और जलेबी ले आइए, खुशी से खाएंगे। चलिए एक और आखिरी सवाल, पसंदीदा खेल और उसके अंत में पसंदीदा गाना आप सुना दीजिएगा। देखिए, पसंदीदा जो खेल है, मेरे को वॉलीबॉल अच्छा लगता है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता तो कभी खेले हैं सर है। कोई हाँ, पिक्चर? खेला हूँ। मैं कॉलेज तक खेला हूँ। राजनीति में समय नहीं मिलता होगा। हाँ, यहाँ फिर अब समय नहीं मिलता। और तो थोड़ा समय- बैडमिंटन भी ठीक लगता है, बैडमिंटन भी अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन लास्ट टाइम कब खेला था आपने? नहीं, यही बच्चों के साथ है, ये कभी-कभी हो जाता है, अभी बंगले में। तो खेल लेते हैं, उतना समय मिल रहा है। हाँ, कभी-कभी। समझ गई, महीने में एक बार मिल जा रहा हाँ, मिल है। जा। अब अंत में मैं चाह रही हूँ इस इंटरव्यू का अंत आपके पसंदीदा गाने से हो जाए, जिसको जीवन का कहीं ना कहीं आप सार उस गाने को मानते हैं। मेरा तो झुकाव और पसंद भजन से है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़े रह जाए यहीं पर, देह पड़े रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वाह, बेहद खूबसूरत और बहुत सही बात है। अगर हरि नाम आपके जीवन में नहीं है तो क्या ही जीना। वो नाम का ध्यान आप कर लीजिए और राम को कहीं ना कहीं याद जरूर कीजिए। हमारे साथ देखिए मौजूद थे टंकाराम वर्मा जी, जिन्होंने बता दिया है हर पार्टी की अपनी सोच होती है। हमारी पार्टी की सोच है कि सिर्फ विकास करना जनता का। इसी के साथ उन्होंने बताया कि एक संकल्प लीजिए, उस संकल्प को यदि आप साकार करना चाहते हैं तो कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान खुद आपकी मदद करेंगे। हार मत मानिए किसी भी चीज से। हर एक शख्स का जीवन एक जैसा बेशक ना होता हो, लेकिन समय एक जैसा ही मिलता है। दिन के 24 घंटे सबको मिलते हैं और लेकिन आपको करना क्या होगा, संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए, हारिए मत किसी चीज से। हर चीज को आप साकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप दृढ़ता तो लाइए अपने मन में। इसी के साथ आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।